हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। और आपको पता है ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और लगातार हम पॉलिटी को समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अभी तक हमने उपराष्ट्रपति तक जो हमारे क्लासेस थी उनको समझ लिया है। जो हमारा उपराष्ट्रपति तक जो हमारा भाग 5 है, जिसमें हम संघ पढ़ते हैं और इसमें संघीय कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं, उसका जो अध्याय 1 है, तो उसमें राष्ट्रपति को समझ लिया हमने, उपराष्ट्रपति को समझ लिया। अब उसके बाद मंत्री परिषद की बात आती है और मंत्री परिषद का क्योंकि प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री को कवर करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के अंडर में ही क्या होती है पूरी मंत्री परिषद, या प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के केंद्र में होता है, या यूं कहें कि पूरी मंत्री परिषद क्या होती है, जिम्मेदार होती है प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसीलिए पहले हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री को पढ़ने वाले हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है संविधान में और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि जो हमारा संघीय कार्यपालिका है, हमने बहुत बार ये डिस्कस किया जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें, कि संघीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है और जिसे कहते हैं नाम मात्रिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो वही आज फिर से दोहराना पड़ेगा क्योंकि ये मूलभूत सत्य है और प्रधानमंत्री के हाथ में ही लगभग लगभग जो कार्यपालिका की हैं सभी शक्तियां, या संसद के हाथ में आप कह सकते हैं, निहित होती हैं। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो भी प्रावधान है, संसद में कैसे इनका चुनाव होता है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है और क्या इनका प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी शक्तियां इनके पास है, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री जी के बारे में कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ये हम अभी डिस्कस कर चुके, क्योंकि जो हमारी वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और जिसे कह सकते हैं कि जो नाम मात्रिक प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। अब दूसरे शब्दों में यहाँ पे ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जो भी हमारा राष्ट्र है, क्योंकि आप जानते हैं संविधान में सभी जगह जो भारत है उसको राष्ट्र नहीं राज्य कहा गया है। ठीक है, तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति है। लेकिन जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख मतलब सरकार का कौन सा क्या काम होगा, सरकार क्या काम करेगी, कौन कौन से काम आगे होने वाले हैं, कौन कौन से काम नहीं किए जाएंगे, सारी जो नियम है, कानून है, वो उनको लागू कराना किसका काम है, कार्यपालिका का। और कार्यपालिका में वास्तविक कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो हमारे सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये समझने वाला है। अगर आप इसको समझेंगे, पूरा जो संघ वाला चैप्टर है, इससे जो आगे के चैप्टर हैं, अभी तक मौलिक अधिकार तक हालांकि समझने वाली तो सारी चीजें हैं, लेकिन ये चैप्टर्स बहुत समझने वाले हैं। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आते हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा, जिससे जो आपका भारत का ढांचा है, किस प्रकार से ढांचा बनाया गया है, किस प्रकार से जो शासन व्यवस्था है वो चलेगी, उसको आप समझ पाएंगे अगर ये आप अच्छे से समझते हैं तो। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति कैसे होती है देख लेते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन या नियुक्ति से संबंधित कोई भी विशेष प्रावधान या विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। कहने का मतलब है जो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति है उससे संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। पश्चात पर्यंत का मतलब क्या होता है, जब तक उनकी इच्छा हो तब तक, ये होता है पश्चात पर्यंत का मतलब। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आज मन हुआ राष्ट्रपति जी का कि नहीं प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी शक्ल अच्छी नहीं है, या उनको किसी पर्सनली वजह से वो पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी दिन चाहे उनको हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। पश्चात पर्यंत का मतलब है कि कोई ठोस वजह होनी चाहिए जिसके द्वारा उनको हटाया जा सके। पहली बात तो ये, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत हासिल करे रहेंगे तब तक उनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। आप जानते हैं क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, तो बहुमत का मतलब है उनको बहुत अच्छा मत प्राप्त है, तो बहुमत दल का नेता। यहाँ पे अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा।
जो आर्टिकल हमारा 75 है, इसमें केवल इतना प्रावधान किया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करेगा। इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुत विस्तार से दे रखी हो, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है, तो उस तरह से हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। केवल अनुच्छेद 75 ये कहता है कि नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की, ये प्रावधान किया गया है। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। अब नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो किसी को भी बना देगा प्रधानमंत्री, ठीक है। अब उसकी भी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। वो शर्तें क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, उस शर्त के बिना काम नहीं चलना है कि वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अगर ऐसा कभी होता है इन केस कि किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि बहुमत प्राप्त ना होने की कंडीशन में जो गठबंधन सर्वाधिक बहुमत वाला हो या बहुमत के करीब लगता है राष्ट्रपति को, ऐसा कोई गठबंधन हो जो सर्वाधिक बहुमत वाला हो, या कोई ऐसा दल हो जो सर्वाधिक बहुमत वाला हो लेकिन जो बहुमत के लगभग करीब हो, और उस कंडीशन के करीब होता है, तो उसको कौन करता है? राष्ट्रपति उनको भी, उनके जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। आपने ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियों में पढ़ा है। यही चीजें होती है, जब आप चीजों को लगातार सही वे में पढ़ते हैं तो चीजें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। आप अगर सारी क्लासेस लगातार देखेंगे तो एक एक चीज आप कई बार पढ़ लेंगे और रिपीट हो जाएगी, जिससे आपको वो सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। तो आप लगातार क्लासेस से जुड़े रहिए, जो भी हमारी प्रीवियस क्लासेस है आप उनको भी देख लीजिएगा, आपको उनका भी लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो स्वतंत्र नहीं है कि किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, ठीक, पहली बात। उसके बाद लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये तो मूलभूत सत्य है कि जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में वही प्रधानमंत्री बनेगा। कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो, उस कंडीशन में भी अभी हमने बात कर ली, तो क्या होता है? सबसे बड़ा दल या अथवा जो गठबंधन होता है उसका प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए एक शर्त है कि नियुक्त तो कर दिया राष्ट्रपति ने, जो गठबंधन है, सर्वाधिक बड़ा गठबंधन या सबसे बड़ा जो दल लग रहा है, जो राष्ट्रपति की नजर में बहुमत के लगभग पास में है, तो उसको हमने क्या किया? प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति जी ने। अब प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद भी एक कंडीशन है जो उन पर लागू होती है। वो क्या है कि 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति क्या कहता है? 1 माह के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। विश्वास प्रस्ताव आता है और वो विश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? वो आगे अपने पद पर बना रह सकता है, जो भी प्रधानमंत्री है। उसके बाद प्रथम बार 1979 में ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी थे, इनके कार्यकाल में क्या हुआ? रेड्डी मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार होती है और वो सरकार गिर जाती है, ठीक है। सरकार गिरने का मतलब यही होता है कि मंत्रिपरिषद जो है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो सरकार गिरना बोलते हैं उसको, क्योंकि कार्यकारी शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? जो लोकसभा होती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता हमारा प्रधानमंत्री होता है, तो अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद खारिज हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, उसके बाद उसे हम सरकार गिरना कह देते हैं, ठीक है। तो सरकार अगर गिर गई थी, किसकी? मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी जो थी, उनकी सरकार गिर जाती है। उस टाइम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तो उस समय क्या हुआ था कि चरण सिंह गठबंधन के नेता थे, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, और वो इसी प्रकार से किया गया था कि किसी को बहुमत दल नहीं प्राप्त था, लेकिन उन्हें नेता चुन लिया गया था, उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? कौन बने थे? चरण सिंह गठबंधन के नेता बने थे। तो ये आप याद रखेंगे, 1979 में ये एक बार हुआ था। तो ऐसे ही आपसे कभी पूछा जा सकता है कि गठबंधन के नेता कौन बने थे जब 1979 में क्या हुआ था कि चरण सिंह को चुना गया था प्रधानमंत्री, ठीक। तो ये आप जो भी पहले हुआ था, ये पहले का कालक्रम है, इसको आप याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, जो पहले घटनाएं हो चुकी होती हैं, जो हमारे नियम या सिद्धांत होते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई घटना होती है, उसे हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद शपथ और पदावधि या वेतन की बात कर लेते हैं। तो शपथ, पदावधि, वेतन में देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ, ये
वैसे भी आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, मतलब बना रहता है। ठीक है, तो इस पे भी अभी हमने चर्चा कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी हटा दे, तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक उन्हें क्या है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा, तब तक वो नहीं हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया गया है, लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही नियुक्त हुआ है कि वो गठबंधन का नेता था, उसको राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया है, तो उसको पहले क्या होता है, 1 महीने के अंदर विश्वास प्रस्ताव आता है और वो पारित कराना होता है। अगर वो पारित नहीं होता है और उसके बाद अगर वो अपने पद पर बना हुआ है, उसके बाद अगर विश्वास मत खो देता है, अगर पारित नहीं करा पाता है, तो उसको अपने पद से क्या होता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ये आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है। सीधी सी बात है, अगर उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना रह जाए या विश्वास मत प्राप्त ना रह जाए, विश्वास जो है वो उसका कम हो जाए, तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कार्यकारी प्रमुख होता है। उसके बाद त्याग पत्र ना देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है कि हाँ, उसको अब बहुमत प्राप्त नहीं है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको हटा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री को। उसके बाद शपथ, पदावधि एवं वेतन। ठीक है, अभी आप जानते हैं हाल ही में, ठीक है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है हमारे, उनके खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि विपक्षी दल ने कोशिश करी कि ये पारित हो जाए, लेकिन क्या होता है, वहां पे मत चाहिए होता है, बहुमत चाहिए होता है। जो सरकार होती है उसके वहां पे प्रतिनिधि अधिक होते हैं, तो ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है। और जो विपक्ष है वो ऐसा हम करता रहता है कि कभी ऐसा हो ही जाए। ठीक है, और उनको ये आदत होती है कि वो जो सत्ता होती है, जो सत्ताधारी सरकार होती है, उसके खिलाफ खड़े होने का उन्हें, भाई ये बार बार विपक्ष दल तो हमेशा खड़ा होता रहता है। हालांकि वो कुछ हुआ नहीं और वो जो प्रस्ताव था वो खारिज हो गया क्योंकि वो पारित नहीं हो पाया। ठीक, अभी अभी हाल ही में ये हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके वेतन भत्ते कौन, संसद निर्धारित करती है, हमें याद रखना है। उसके बाद वह संसद का सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है। जो संसद का कोई सदस्य होता है उसको जितना वेतन भत्ता मिलता है उतना ही किसे मिलता है, प्रधानमंत्री को। तो हमें याद रखना है, जो संसद के किसी व्यक्ति को या किसी सदस्य को वेतन भत्ते मिलते हैं उतने ही हमें हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको प्राप्त होते हैं। निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ही चर्चित है और उन्होंने शायद हमारे देश में जो बहुत सारे सुधार हैं वो किए भी हैं। वैश्विक स्तर पर जो हमारी छवि थी उसे पहले से बहुत अच्छा निखारा है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, और हमारी जो सीमाएं हैं वो पहले से ज्यादा हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आज जो वैश्विक दौर चल रहा है, चाहे हमारे पास वाले देश हो गए, चाइना, पाकिस्तान हो गए, तो ये सारे आप जानते हैं कि ये हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है कि हमारी जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है और उस पर अच्छा काम करना। तो आप जानते हैं कि सरकार जो पिछले जो बीते दिन हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं कुछ। ठीक है, और बाकी बुराइयां तो हर सरकार की होती हैं। ठीक है, कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ शायद आपको आपके हिसाब से या अपना अपना मत है, आपको लग सकता है। ठीक है, मैं किसी की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल तो कुछ काम अच्छे हुए हैं जिनकी सराहना करनी चाहिए और वो हमारे हित में होते हैं। ठीक, तो अब जो प्रधानमंत्री होता है वो कहीं भी किसी भी विदेशी नीति होती है, जो विदेश की नीति, जो भी हमारी विदेशी नीति है, विदेशीय नीति, उसको लागू कराने का काम प्रधानमंत्री का है और लागू कराने का काम प्रधानमंत्री का है। और जो विदेश से हमारे संबंध है वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं प्रधानमंत्री जी पे, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम होता है उसे मूर्त रूप देना। मूर्त रूप का मतलब है एक नीति बनकर तैयार हो गई, लेकिन उस नीति का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, वो करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो उस नीति को मूर्त रूप देना किसका काम है, प्रधानमंत्री जी का। इसीलिए कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, जब से वो आए, उनकी सरकार आई है, तब से उन्होंने विदेशों के बहुत सारे दौरे किए हैं। तो विदेशों के जो दौरे होते हैं, जो यात्राएं होती हैं उनके लिए उनको वो सुविधाएं सारी होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, यात्रा भत्ते मिलते हैं उनको। ठीक है, और निःशुल्क आवास की सुविधाएं होती हैं। ठीक है, उनको आवास वगैरह सारी चीजें, ये सुविधाएं तो उनको सारी मिलती ही हैं।
बाकी वेतन कौन तय करता है? उनका संसद तय करती है, हमें याद रखना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो भारत का लोकतंत्र है उसमें सबसे एक अहम भूमिका किसकी है? तो अहम भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की है। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। अब ये कार्य क्या क्या करते हैं? कार्य बेसिकली आपको पता होंगे, कुछ कुछ कार्य जो किए होंगे, लेकिन उस लैंग्वेज में भी हम समझ लेते हैं जो हमारे संवैधानिक भाषा है। इसमें क्या होता है? मंत्री परिषद के संबंध में उनके कुछ कार्य होते हैं। ये क्या होते हैं? वह मंत्रियों को विविध मंत्रालय आवंटित करते हैं और उन्हें फेरबदल करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना चाहिए या किसके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा, कौन किस मंत्रालय का काम अच्छे से संभाल सकता है, ये विचार करते हैं प्रधानमंत्री जी और उनको मंत्रालय आवंटित कराते हैं, ठीक है। या किसी मंत्री का मंत्रालय किसी दूसरे मंत्री को देना है और बदलने का जो फेरबदल करने का काम होता है मंत्रालय का, वो भी कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं। उसके बाद वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। खुद तो नहीं कर सकते हैं ऐसा कि किसी मंत्री को हटा दें, लेकिन उनको अगर सही नहीं लगता है, उनको लग रहा है कि किसी मंत्री का हटना आवश्यक है, ठीक है, तो उसको वो सलाह दे देते हैं किसको? राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं जो भी मंत्री होंगे। उसके बाद वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री जी, और वो अध्यक्षता भी करते हैं और उसको निर्देशित भी करते हैं। सारे निर्देश कौन मानता है? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी के ही मानते हैं, ठीक है। तो निर्णयों को प्रभावित करता है, जो भी निर्णय लिया होता है जो मंत्रिपरिषद ने, तो उसको भी प्रभावित कर सकते हैं कौन? प्रधानमंत्री अपने अकॉर्डिंग। उनको अगर सही नहीं लगता है तो वो निर्णय उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद के निर्णयों को कौन प्रभावित कर सकता है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे तो पूरी लोकसभा भंग हो जाती है और सारे मंत्री क्या होते हैं? बर्खास्त हो जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री कभी ऐसा करते हैं कि वो अपना त्याग पत्र दे देंगे तो पूरी जो मंत्री परिषद है वो बर्खास्त हो जाएगी। आपको ये याद रखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे ही सब जुड़े हुए हैं। और वही बात है कि अगर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का इंजन ही खराब हो जाए या इंजन ही अलग हो जाए तो फिर रेलगाड़ी का महत्व तो नहीं रह जाता है, ठीक है, सारे डिब्बे बेकार हो जाते हैं। वैसे ही होता है, प्रधानमंत्री जो है वो एक तरह से रेलगाड़ी का इंजन है और उसके पीछे जुड़े हुए सारे मंत्री हैं। वो तभी चलेंगे, वो तभी काम कर पाएंगे जब क्या होगा? प्रधानमंत्री काम करता रहेगा। अगर प्रधानमंत्री ही बर्खास्त हो जाता है या प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उसके बाद सरकार या जो लोकसभा होती है वो पूरी की पूरी भंग हो जाती है। जिस प्रकार अगर इंजन हट गया तो ट्रेन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो बेकार हो जाएगी एक तरह से। तो ठीक है, तो ये महत्व है किसका? प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। इसी में हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के संबंध में। अब राष्ट्रपति के संबंध में उनको कुछ कार्य होते हैं। ये क्या कार्य होते हैं? वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, जैसे भारत का महान्यायवादी हो गया, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग और उसके अध्यक्ष या सदस्य हो गए, ठीक है, चुनाव आयोग या वित्त आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य हो गए, ठीक है, अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। तो ये जो बड़े बड़े पद होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो संवैधानिक पद हैं, जिनके एक निर्णय पे शायद पूरे भारत की नीतियां प्रभावित होती हैं। तो ऐसे पदों पर नियुक्ति अगर कभी होती है तो वो नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी इन पदों पर नियुक्ति करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इन जो प्रमुख पद होते हैं इन पे नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्रधानमंत्री, और उनकी सलाह पे ही इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री जी की शक्तियां होती हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों में ही संसद के संबंध में इनके क्या कार्य या शक्तियां होती हैं। संसद के संबंध में भी इनके कुछ कार्य और शक्तियां हैं। पहला है, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति को अगर कोई संसद का सत्र बुलाना है या संसद के सत्र को सत्रावसान करना है, मतलब वहीं पर रोकना है या बंद करना है सत्र को, तो वो कौन करता है? वो भी कौन कहेगा? राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा? तो प्रधानमंत्री ही जी परामर्श देते हैं। उसके बाद अगला जो कार्य है उनका, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, ठीक है। ये तो उन्हें अधिकार है ही, वो कुछ नहीं करें,
लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दे सकते हैं, और कुछ नहीं करें तो त्याग पत्र दे दे तो पूरी लोकसभा विघटित हो जाएगी। उसके बाद वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगर कोई सरकार के द्वारा नीति बनकर आती है तो उस नीति की घोषणा करना, उस नीति को सार्वजनिक करने का काम भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आए दिन कोई ना कोई नीति बनती है और नरेंद्र मोदी जी ही उसका अनाउंसमेंट करते हैं, जो जनता है उसके लिए, या जो सार्वजनिक रूप से वो नीति को लागू करना या उसके बारे में बताना लोगों को, जो प्रथम बार होता है, वो घोषणा करने का काम किसका है? तो नरेंद्र मोदी जी ही सारी घोषणाएं लगभग करते हैं, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री को ही ये अधिकार होता है कि सारी घोषणाएं वो करते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अन्य शक्तियां क्या हो सकती हैं प्रधानमंत्री जी की। तो वो शक्तियों में पहली जो है वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्था ऐसी होती हैं जिनका अध्यक्ष होता है। तो आप जानते हैं पहले योजना आयोग होता था और योजना आयोग के बाद नीति आयोग बन गया। ठीक है, नीति आयोग जो है अब वो योजना आयोग के स्थान पे काम कर रहा है, तो उसके प्रमुख या उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद जो होती है उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद होती है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होती है, उनके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। संस्थाओं का अध्यक्ष, इन सब संस्थाओं का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद दूसरा जो है वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर जो हमारी विदेश नीति है, अभी हमने आपसे ये डिस्कस कर लिया था, विदेश नीति बन के आती है, उसके बाद उस नीति को लागू कराने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का है। या विदेशों के साथ जो हमारे संबंध है उनको कैसा बनाना है, ये डिपेंड करता है पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी पे। ठीक है, उसके बाद वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ही बोलते हैं, आपने देखा होगा। या सरकार की तरफ से अगर कभी जवाब देने की बात आती है कि सरकार से हमें जवाब चाहिए, विपक्ष जवाब मांगता है, तो भी कौन जवाब देता है? प्रधानमंत्री ही जी जवाब देते हैं। उसके बाद वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। अगर कभी ऐसा होता है आपातकाल की कोई समस्या आ जाती है, तो राजनीतिक तौर पे जो पूरे देश का प्रमुख होता है या आपदा प्रबंधन करता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सारे देश में जहां पे भी आपातकाल की स्थिति बनी हुई है उसका प्रबंधन करने का काम आपका प्रधानमंत्री जी का होता है। उसके बाद वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। कोई भी सत्ता है जिसकी सरकार अभी चल रही है, तो सत्ताधारी दल का नेता तो होता ही है वो। ठीक है, ये आपको पता ही है, बेसिक बात है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, और जो भी हमारी सेनाएं हैं उनका राजनीतिक प्रमुख, एक तो संवैधानिक प्रमुख हमारा कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और राजनीतिक प्रमुख कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, कभी संवैधानिक की जगह राजनीतिक पूछ लिया और उसमें प्रधानमंत्री ऑप्शन में हुआ और आपने लगाया क्या? आपने लगा दिया अगर राष्ट्रपति को, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। ठीक है, और ये बात शायद आपको पता ना भी हो कुछ लोगों को। याद रखेंगे, जो सेनाएं होती हैं उनका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, और संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इन अनुच्छेद पे चर्चा कर लेते हैं। मोस्टली जो प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान है हमारे संविधान में, या प्रधानमंत्री जी से जहां से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना होती है, सारी चीजें लगभग समझ चुके हैं। ये कुछ अनुच्छेद हैं जिनमें प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ प्रावधान है, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 74 है उसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जिसे कहते हैं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये 74 में कहा गया प्रावधान, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद 75 में है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। मंत्रियों के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, किसमें? आर्टिकल 75 में। 77 में किया गया है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। जो भारत सरकार की सभी कार्यवाहियां हैं उनका संचालन कौन करेगा? जो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और मंत्रिपरिषद की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कौन से आर्टिकल में है, या आर्टिकल 77 में है। ठीक है, अनुच्छेद 77 में। उसके बाद अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति सूचनाएं प्रदान कराने संबंधी कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे, चाहे कोई नीति हो गई, चाहे कोई समस्या हो गई, चाहे कोई और प्रावधान हुआ, उसके संबंध में जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराने का काम किसका है? राष्ट्रपति को उपलब्ध करानी है, और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है। और इसका प्रावधान 78 अनुच्छेद में दे रखा है, जो आर्टिकल 78 है उसमें ये प्रावधान किया गया है।
उसके बाद 88 में क्या दे रखा है, सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। जो सदन के मंत्री होते हैं उनके अधिकार क्या होंगे, ठीक है, उन अधिकारों के बारे में प्रावधान किसमें, आर्टिकल 88 में, जो अनुच्छेद 88 है उसमें यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की जो क्लास थी उसमें हमने प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी हमारे प्रावधान थे उनको समझ लिया है। प्रधानमंत्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके क्या प्रावधान होते हैं, सरकार में उनकी भूमिका क्या होती है, ठीक है, और वो कौन कौन से आयोग, कौन कौन सी संस्थाओं के अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, एक दो बार वीडियो को देख लिया, तो प्रधानमंत्री जी से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटने वाला है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस ऐसी आती हैं या जो भी हमारी सीरीज चल रही है आपको उनका लाभ मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा चैनल छोटा ही है, लेकिन आपको जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है आप कंपेयर करके देखिएगा कि और जो चैनल वाले हैं या और जो चैनल आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है जो आपको एग्जाम में शायद हेल्पफुल होगा। और वो चीजें जो शायद और लोगों को ना पता हो और आप एग्जाम में अगर अच्छी कर देते हैं, उसी से आपकी रैंक इंप्रूव होती है और उसी से आप दूसरे लोगों से आगे जाते हैं। ठीक है, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।